बट होता कुछ अलग ही है कभी कभी, क्योंकि फिर जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें मेरा नाम नहीं था। पोस्ट कम थी, जब मैं मेहनत करता था तब वीएस में भी नहीं होता था। इस बार पोस्ट 170 आई तो मेरा रैंक लेकिन 5th आ गया। उसमें आपने एक बारी कहीं पढ़ा 6 महीने पहले, आपको वो उम्मीद नहीं रख सकते आप कि आपका एग्जाम में याद रहेगा वो, ठीक है। और केएस का भी उस टाइम पे पहला अटैम्प्ट था, और यूपीएससी का भी। यूपीएससी का तो नहीं हुआ था, तो केएस का मेरा हो गया था प्रीलिम्स। और उसमें मुझे लगा, क्योंकि उसमें मेरा स्कोर अच्छा था, तब तो कट ऑफ 45 के अराउंड था समथिंग, और मेरे 90 मार्क्स थे। तो मुझे लगा कि ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अच्छा कर सकता हूँ तो होपफुली एक दिन यूपीएससी में भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद मेंस दिया, तो मेंस भी क्वालिफाई हो गया था उसमें। अब इंटरव्यू दिया, तब स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब आप पहली बार मेंस क्वालिफाई करते हो, आपके अंदर एक्सपेक्टेशन रहती है, आपको लगता है मेंस हो गया तो आप तो मतलब सिलेक्शन डन है। बट होता कुछ अलग ही है कभी कभी, क्योंकि फिर जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें मेरा नाम नहीं था, वो भी GS1 की वजह से। बाकी चारों में मार्क्स अच्छे थे, पर GS1 में बहुत ज़्यादा स्कोर उन्होंने डाउन कर दिया था, तो मोस्टली 70 के अराउंड मिल रहा था तब, तो उस वजह से वो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैंने सेकंड अटैम्प्ट दिया था अपना यूपीएससी का और जेकेएस का भी। उसमें प्रीलिम्स तो जेकेएस का फॉर्चुनेटली मेरा हर बार हो गया, यूपीएससी में फिर से नहीं हुआ प्रीलिम्स, और इस बार केएस का मेंस भी नहीं हुआ था, क्योंकि मैं अपना वेटनरी जो मेरी इस वीएस की पोस्ट आ गई थी तो मैं उसके लिए पढ़ने लग गया। तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे भी मेरा कुछ मार्क्स से रह गया। तो वो दो साल थे, जो मतलब 2022 के इंटरव्यू के रिजल्ट के बाद, और जो एक साल जो बीच में जो आपका लॉस हो जाता है, उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा आप थोड़े डीमोटिवेट हो जाते हो, सेल्फ डाउट भी आता है, क्योंकि आपके पास कोई बैकअप नहीं है। तो फिर मुझे लगा इंस्पिरेशन मेरे बड़े भाई हैं, क्योंकि डॉक्टर शिवम जग्गी, उन्होंने 2020 में अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जेकेएस क्लियर किया था, तो अभी एसडीपीओ अच्छा बल अनंतनाग में है। तो बट उन्हीं की वजह से मैंने प्रिपरेशन भी स्टार्ट की थी, वरना मेरा कोई प्लान था नहीं यहाँ पे आने का। फिर भैया ने मुझे बोला था कि, जो मुझे लगता है मैं सबको आपको भी वही बोलूँगा, तो उन्होंने कहा था कि अगर पब्लिक सर्विस करनी तो ही ज्वाइन पढ़ना, अगर पब्लिक सर्विस नहीं करनी है, या जैसे हम लेमन टर्म में बोलते हैं कि डैल मारनी है, तो फिर नहीं आना। उन्होंने बोलते फिर नहीं आना, फिर अपना वेटनरी कंटिन्यू करो, वहाँ पे एनिमल ट्रीट करो, अपने अच्छे से वहाँ पे सर्विस करो। बट फिर मैंने कहा ठीक है, पब्लिक सर्विस तो करनी है। जब मैंने उनको देखा कि कितना अच्छा आप काम कर सकते हो अगर आपकी मर्जी हो, तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं कंटिन्यू करूँगा प्रिपरेशन। फिर मेरी बीएस की पोस्ट आ गई। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपका एक फेथ ऊपर वाले पे है कहीं ना कहीं, जिसको भी आप मानते हो, एथिस्ट भी हो, तो फिर भी एक यूनिवर्सली पावर होना, क्योंकि आपकी बात सुनेगा, आपकी मेहनत को देखेगा। तो फिर मैं लगा रहा, तो जब पोस्ट कम थी, जब मैं मेहनत करता था तब वीएस में भी नहीं होता था। इस बार पोस्ट 170 आई तो मेरा रैंक लेकिन 5th आ गया। तो मुझे लगा कि जो अगर हम पढ़ते रहें रेगुलरली तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो वही मैं आपको बोलूँगा कि फेलियर तो आएंगे ही आएंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है। हर बार ही हर कोई सिलेक्ट तो नहीं होगा फर्स्ट अटैम्प्ट में, बट अगर आपका अटैम्प्ट लगता भी है तो कोई चक्कर नहीं, उसमें इतना लोड नहीं लेना। सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है जो आजकल मेन इशू है, लोग बड़ी जल्दी मतलब एंजाइटी के अंदर चले जाते हैं, थोड़ा डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। फिर सेल्फ डाउट इतना भी नहीं होना चाहिए इंसान को कि इंसान कुछ करने लायक नहीं रहे। तो एक फेथ रखो, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी पे जाओ, मेडिटेट करो, या कोई भी और काम करो, एक हॉबी अपनी बना लो। अब जैसे हम इंटरव्यू में तो कुछ भी लिख देते हैं डैफ में, वहाँ पे हॉबी के नाम पे होती है ही नहीं, क्योंकि 2-3 साल इतना पढ़ते हैं, हॉबी के लिए टाइम बचता नहीं है। तो जो भी आपकी बेसिक, जो आप जिसमें आप 15-20 मिनट दे सकते हो डेली, वो आपकी हॉबी ठीक है, उसमें आप बिजी रहोगे, आपका माइंडसेट भी थोड़ा रिलैक्स रहेगा। बाकी यही मेरी जर्नी थी, और इस बार मैं सबसे ज़्यादा रिलैक्स था क्योंकि मेरे पास एक जॉब थी। तो मैं बिना टेंशन के एग्ज़ाम देने गया था, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। और मेरे को लगता है शायद वही काम कर गया, क्योंकि मेरे पास कोई लोड नहीं था, बैगेज नहीं था कोई। मैंने कहा था होगा तो ठीक, नहीं होगा तो अपनी सर्विस तो चल रही है। बट वो शायद ऊपर वाले की मर्ज़ी थी कि अब जाना है सिविल सर्विस में, तो रैंक आ गया। और फाइनली आज तो मार्क्स भी आ गए हैं। तो इंटरव्यू में मुझे लगा था शायद, क्योंकि वो रिस्पॉन्स कुछ नहीं देते हैं। अब इंटरव्यू का सबको होता है कि एक्सपीरियंस कैसा रहा कैसा नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है जैसे वहाँ पे होता है। यहाँ पे तो मॉक इंटरव्यू अच्छे होते हैं, मतलब जैसे यूट्यूब पे अपलोड करते हैं ना, वो थोड़ा उनको होता है कि क्लिक बेट देते हैं वो, ताकि व्यूज़ ज़्यादा आएँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे कोई डांटता नहीं है किसी को। वहाँ पे आपका ओपिनियन सुन के भी वो ना हाँ करेंगे ना करेंगे,
अब मुझे डाउट था कि मेरी बात उन्होंने सुनी भी या नहीं सुनी, उनको पसंद आई भी या नहीं आई, बट आज रिजल्ट देखा तो 193 मार्क्स थे, तो मुझे लगा कि शायद उनको ठीक लगी बात, तो उन्होंने पहुंचा दिया आगे। तो यही है कि थोड़ा एक तो है कि फोमो में नहीं क्रिएट पढ़ना, लोग दुनिया फोमो क्रिएट करेगी कि उसने इतने बल्कि नोट्स बनाए हैं, उतने इतना पढ़ा है, वो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप उतना कर रहे हो जितना एग्ज़ाम में आता है तो सफिशेंट है, उसमें ही आप लगे रहो। और मेरा जो मतलब मैं कहूँगा जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है जो मेरे भाई ने मुझे दिया और मैं आपको एज ए ब्रदर ही गाइड करूँगा कि सोर्स एक ही रखना, रिवीजन आपसे जितनी हो सकती है उतनी करो, क्योंकि जितनी बार अगर आपने एक सोर्स भी चेंज की, आपको एग्जाम में जब आप वो क्वेश्चन देखोगे तो आपको उन दोनों बुक्स के दोनों पेज के दोनों स्टेटमेंट याद आएंगी और उस टाइम आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपका आता वो क्वेश्चन गलत होगा। और सबसे बड़ा गिल्ट उसी का होता है, जो सबको नहीं आते उसका कोई गिल्ट नहीं है, गिल्ट उसका होता है जो आपने पढ़ा था। तो इसलिए एक सोर्स रखना, उसी को बार बार रिवाइज करना, और कुछ में एडिशन भी करनी है। अगर कोई टेस्ट जैसे मॉक टेस्ट लगाओगे आप, तो आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ करंट के टॉपिक मिलेंगे, कुछ स्टैटिक में भी मिलेगा जो आपने बुक में उस तरह से नहीं पढ़ा होगा जैसे टेस्ट में आ गया होगा। तो आप क्या करना, अपने जो टॉपिक जहाँ पढ़ा है आप उस पर वो ऐड कर देना, तो उससे क्या रहेगा कि आप जब रिवाइज करोगे सोर्स एक ही होगी, बट आपका कंटेंट जो है वैल्यू एडिशन होता रहेगा और आपका चलता रहेगा। अभी फिर अगर मैं प्रीलिम्स मेंस और इसमें आ गया तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, अभी मैं इतना ही रखता हूँ फिलहाल। बहुत करंट एग्ज़ाम इन्होंने दिया हुआ है, हाल ही में इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, तो आई एम श्योर कि आप लोगों के पास क्वेश्चंस होंगे। अगर रिपीटेडली आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस लगे कि आपने पहले पूछे हैं दोबारा भी पूछने हैं, यू कैन आस्क, क्योंकि जर्नी डिफरेंट है और आपकी भी जर्नी डिफरेंट ही होनी है। तो एनीबडी हु हैज क्वेश्चन शुड आस्क, बिल्कुल हेजिटेशन न रहे। PYQ प्रीलिम्स के लिए उसमें ये है कि अगर आप जितनी बार आप लगाओगे, हाँ ये एक मैं बताता हूँ सबको जो मुझे पूछता है कि लोग क्या करते हैं गलती सबसे बड़ी कि आपने एक रीडिंग की आप PYQ लगाते हो, उसमें क्या होता है आपका क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं होगा, 99% चांसेस है, क्योंकि आपको याद नहीं है, आपने सिर्फ जस्ट उसको रीड किया है। तो मैं कहता हूँ कि PYQ तब लगाना जब आपने एक बार रिवाइज़ किया, और जो आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपने एक या दो बार रिवाइज़ ना किया हो। क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब हम पहली बार हमने रीडिंग की, हम उसके नोट्स बनाने लगते हैं, हम सेम बुक छाप देते हैं पूरी, और वो नोट्स भी इतने हैं तो बुक भी इतनी है, तो उसका फ़ायदा तो हुआ नहीं। तो नोट्स हमेशा इतने होने चाहिए कि जो लास्ट के एक हफ्ते में आप रिवाइज़ कर सको, और जो आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो कोशिश करो उसी पर हाईलाइट करो, उसी को बार बार पढ़ो। अब और जैसे PYQ का मेन क्वेश्चन है, अब उसमें क्या करना, जब आप एक बार रिवाइज़ कर लोगे ना, उसके बाद PYQ लगाना, उसके बाद आपको समझ आएगा कि ये उस टॉपिक में से उन्होंने इतने अंदर घुस के ये क्वेश्चन पूछा है। जैसे आप कोई भी, हम सपोज करते हैं अपना एमरजेंसी पे ही आता है कोई टॉपिक, ठीक है, तो उसमें अब मोस्टली तो प्रेसिडेंट रूल वाले पे ही चलता है या नेशनल इमरजेंसी पे। अब उसमें वो एक्सेप्शन बहुत सारी हैं, किसमें कंटिन्यू होगा, किसमें रूल फॉरवर्ड होगा, नहीं होगा, बहुत सारे उसमें लॉजिक लगते हैं। अब आप क्या करोगे, अगर आपने एक बार रीड किया आप PYQ लगाओगे, नहीं हो पाएगा, चांसेस हैं, हो भी सकता है, बट आपको क्या करना है कि एक बार रिवाइज करना है, फिर PYQ लगाना, फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बनेगा, क्योंकि 50% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, 50 तक आपके नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। और एक चीज़ कि जब लास्ट में एग्ज़ाम में जाने तक आपको 100% सिलेबस नहीं याद होता, तो उसका अपने पे इतना लोड मत लेना कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आप सोचो कि मेरे को तो याद ही नहीं है, वहाँ पर मैं कुछ नहीं करूँगा। क्योंकि एग्ज़ाम में जब स्टेटमेंट आएगी आपके आगे, और अगर आपने 3-4 बार रिवाइज़ किया है, तो आप 99% चांसेस है कि आप वो कर लोगे, क्वेश्चन एलिमिनेट करके कर लोगे या डायरेक्टली कर लोगे, बट कर लोगे, इसलिए घबराना नहीं उसके लिए। तो वो स्टेटमेंट है ना, वो आपने घबराना नहीं है, तो वो करना आपने फॉलो करनी है, वो चलेगा। PYQ आप ऐसे करना, मेंस में भी ऐसे ही है, एक बार पढ़ लोगे। देखो मेंस में तो क्या होता है कि आपके पास जो बेसिक है वो तो आपका सेट होगा, क्योंकि प्रीलिम्स आपने किया है क्वालिफाई, तो बेसिक तो पढ़ा होगा। अब आपने सिर्फ मेंस की अप्रोच फॉलो करनी है, उसमें आप जैसे भी आपका जो यहाँ के नोट्स हैं, या मैं तो मेंस 365 जो आता है विजनाइज का, मैं वो फॉलो करता था, तो मुझे लगता है वहाँ पे आपको उन्होंने अच्छा सा कंसाइज बनाया होता है, आप अपने पॉइंट्स उसमें ऐड कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेंस में आप एग्जांपल अपनी रीसेंट ऐड करना, कोई भी, क्योंकि जो पुरानी क्लीशे एग्जांपल है ना, वो जैसे सभी टॉपर बोलते हैं, तो मैंने भी उन्हीं को फॉलो किया था यूट्यूब पे देख के, जो बोलते हैं वो कि पुरानी वाली अवॉइड करो, अगर नहीं आती फिर लिख दो, अगर आपको रीसेंट पता है तो प्रेफर करो कि रीसेंट लिखो। अब वहाँ पे 3-4 एग्जांपल आप एक पॉइंट में नहीं ले सकते, जगह भी कम है, टाइम भी कम है, और आपने वैल्यू एडिशन भी करनी है, तो उसमें आप क्या करना कि एग्जाम्पल अपनी रिसेंट रखो, एक रिवीजन लगा के फिर आंसर लिखना। मेंस में भी यही करना, क्योंकि अगर आपने रिवाइज नहीं किया होगा आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने इसमें पॉइंट क्या लिखने हैं, फिर आप किसी से इवैल्यूएट कराओगे आपको 2 नंबर मिलेंगे, तो आप और डिप्रेस हो जाओगे कि मुझे तो आता ही नहीं है, मैंने 1 साल क्या पढ़ा है। तो कुछ नहीं होता, लास्ट मोमेंट तक आप रिवाइज करोगे, लास्ट मोमेंट तक आपको वो पॉइंट वापस ही भूल जाएंगे जो आपने 10 बार पढ़े हैं, तो डरना नहीं है उसमें, क्योंकि जब तक आप रिवाइज करते रहोगे, जितनी बार नोट्स पढ़ोगे, जितनी बार बुक पढ़ोगे, आपको हर बार नया पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर जैसे मैं पढ़ता था मंथली विजनाइज की,
तो अगर जब मंथली पढ़ी हो तो PT 365 की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो तो ओवरलैप वो डबल करने वाली बात होगी। तो इसलिए फिर मैं क्या करता था, और वो नोट्स वो पकड़ना, बुक वो पढ़ना जिसको आप रिवाइज़ कर सको। अगर आपने रिवीजन नहीं किया एग्जाम से पहले, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपका वेस्ट है बिल्कुल, क्योंकि इतना बल्कि सिलेबस है, उसमें आपने एक बारी कहीं पढ़ा 6 महीने पहले, आपको वो उम्मीद नहीं रख सकते आपकी आपका एग्जाम में याद रहेगा वो, ठीक है। तो इसलिए करंट के लिए तो मैं कहूँगा आपके जो यहाँ पे अगर पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, तो उन्हीं को फॉलो करना। अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी और का फ्री फॉलो करते हो कंटेंट, तो उसको रिवाइज़ करना, पर एक ही सोर्स रखना। अब उसमें 2-3 मैगजीन पढ़ोगे, लास्ट में तो आप रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। 1 साल का आपने करंट अफेयर रिवाइज़ करना है, 1 महीने की जो होगी वो होगी कम से कम 120-110 पेज की होगी बुकलेट। तो आपको सोचो, आपको हर साल में बाद में रिवाइज़ करने का टाइम तो मिलेगा नहीं। उसमें अंडरलाइन करना 2 या 3 बार रिवीजन होनी चाहिए प्रीलिम से पहले। और एक ये चीज़ बोलूँगा, करंट अफेयर के चक्कर में इतना भी नहीं घुसना है कि सिर्फ सोचें कि करंट से ही आएगा पेपर, ऐसा नहीं होता है। स्टैटिक को नहीं भूलना है, स्टैटिक अगर आप स्ट्रॉन्ग रखो। मैं केएस के प्रीलिम्स के लिए भी यही कहूँगा कि इस बार तो थोड़ा करंट ओरिएंटेड था, इस बार थोड़ा फैक्चुअल बहुत ज़्यादा था, बट अगर आप स्टैटिक आपका अगर स्ट्रॉन्ग है ना, तो केएस के प्रीलिम्स तो आप कर लोगे, क्योंकि थोड़ा सा भी करंट आता होगा, हो जाएगा। अगर यूपीएससी के लिए तो वो बैलेंस्ड होता है, उसमें जो करंट होगा वो भी स्टैटिक से रिलेट करके पूछेंगे, जैसे पॉलिटी में होता है, तो वो तो स्टैटिक का ही पार्ट पूछते हैं मोस्टली। बाकी में साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट हो गया, तो उसके लिए आपको करंट अफेयर से ही पूरा पढ़ना है। स्टैटिक पढ़ो नहीं पढ़ो ठीक है, वो ओके है, उसमें इनपुट आउटपुट रेशो का कोई इतना सेट पैटर्न नहीं है। आप इतनी बुक पढ़ के जाओगे अगर आप स्टैटिक की, इन्वायरमेंट की और जो अपना साइंस एंड टेक की, तो उसका ज़रूरी नहीं है एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन आएगा। पर अगर करंट पढ़ के जाओगे अच्छे से, तो कोई स्पीशीज़ न्यूज़ में है, कोई टेक्नोलॉजी है, जैसे क्वांटम के ऊपर पूछते हैं, अब तो चैटबॉट भी आ गए हैं अपने, लार्ज LLM जो हो गए, ChatGPT वगैरह, तो ऐसी चीज़ें करंट से ही उठाएंगे मोस्टली। स्टैटिक के बहुत कम चांसेस है वहाँ से उठाएंगे। तो वो जैसे वो बोलते हैं NCERT की बुक पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, वो 11th-12th में नहीं पढ़ी जाती थी, अब क्या पढ़नी है, अब तो और कितनी चीज़ें हैं। तो इसलिए वो करंट अफेयर से ही आप वहाँ से कवर करना, ठीक है। और कुछ कैसे हो सकता है कि हम लोग के पास क्वेश्चंस ना हो? मुझे क्या पता, थोड़ा हम भी नहीं पूछते। रिवाइज देखो, एक कितनी बार रिवाइज करना है एक सब्जेक्ट को, देखो ये सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि अब क्या पता मेरे को पॉलिटी में इंटरेस्ट है तो मैं 20 दिन में ख़त्म कर दूँ बुक, मतलब फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। अब क्या पता किसी को बड़ी बोरिंग लग रही है तो उसको 2 महीने लग जाएँ करते करते, तो वो सबके लिए कोई एक नंबर नहीं हो सकता। हाँ, मतलब ये बोल सकता हूँ कि रिवीजन के हिसाब से आपको, जब आप 2 बार तो आप पढ़ोगे आराम से, तभी आप रिवाइज पे लगाओगे। फिर तीसरी बार पढ़ोगे आप तब जब आपने मॉक टेस्ट लगाने होंगे प्रीलिम से पहले। तो एक बार पढ़ोगे आप जब प्रीलिम से पहले, जब आपने सिर्फ वही पढ़ना है जो आपको भूल रहा है। 4 रिवीजन तो आपको मिनिमम चाहिए प्रीलिम्स में जाने से पहले, अगर आप चाहते हो एग्जाम में क्वेश्चन ठीक हो। और जो एग्ज़ाम का जो मैं बताता हूँ अपनी स्ट्रैटेजी, क्योंकि क्वेश्चन शायद याद नहीं आ रहे सबको, मेन ये है कि जो प्रीलिम्स जैसे सपोज करो 20 तारीख को है, तो 10 से जो 20 के जो बीच में दिन है उसमें मैं हर सब्जेक्ट को 2-2 दिन देता था, और लास्ट वाले जो 3 दिन है या 2.5 दिन है वो मैं सिर्फ पॉलिटी को लक्ष्मीकांत को पढ़ता था कवर टू कवर। और मैंने जितनी बार ये ट्राई किया मेरे को उतना फ़ायदा हुआ पॉलिटी में, क्योंकि पॉलिटी में क्वेश्चन आते हैं बुक से 90%, बाकी स्टैटिक वाला ये करंट वाला आएगा वो हो जाएगा कवर। बुक इन द सेंस आपके नोट्स जो भी हैं जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, और उसमें क्या होगा कि आपने उसका इतना अच्छा बेनिफिट है कि अगर आपने अपने 2-3 दिन लगाए उसमें लास्ट में, तो आपके 10 में से 8 क्वेश्चन तो ठीक हो जाएंगे। तो मुझे लगता है पॉलिटी जो है ना वो बड़ी स्कोरिंग है। उसी तरह से इकोनॉमिक्स भी, आजकल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं सर की क्लास की सर टीचर है हमारे। हाँ, मुझसे कह रहे थे बात, अभी डेमोक्रेसी के वर्ड मैंने सुना था सर पढ़ा रहे थे। तो हाँ, तो इकोनॉमिक्स का भी ऐसा है और ज्योग्राफी का भी ऐसा है। ज्योग्राफी थोड़ी आजकल करंट ओरिएंटेड भी आती है। अब आजकल तो वो वॉर चल रही है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो मैपिंग का आप उसमें ध्यान रखना कि मैप के रिलेटेड पूछ सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, बाबल मंदेब हो गया, ये वाला एरिया पूरा मिडिल ईस्ट का, तो आपको मैपिंग आप याद रख लेना। वो उसके लिए बेस्ट अच्छा है कि अगर आप देखो सिर्फ पढ़ोगे उससे फ़ायदा नहीं होगा। आप वेबसाइट होती हैं गूगल पे, एक है ना वो यूपीएससी कलरफुल नोट्स, और PMF IAS वगैरह भी हैं, या अगर नहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट सीधा डालना वो एरिया और आगे यूपीएससी लिख के इमेजेस पे जाना गूगल पे, तो वहाँ पे आ जाएगा। मैप बनाया होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, उन्होंने किसी ने भी, तो वहाँ से वो देख लेना। वो एरिया जो है ना वो याद रख लेना, क्योंकि एडजॉइनिंग कंट्रीज़, स्टेट कौन सी किसको कनेक्ट करती है, ये सब तो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि इस बार तो बहुत लड़ाई हो रही है, हर जगह ही हो रही है, तो वो आपको याद रखना है। बाकी वही मैंने आपको कहा 10 दिन थे लास्ट में पॉलिटी, बाकी जैसे आपको ठीक लगता है। मुझे लगता था कि पॉलिटी में कितनी ज़्यादा एक्सेप्शंस होती हैं और उसमें वो खेल जाते हैं एग्जाम में कि ये रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनली नहीं था। वो लाइन तो उनकी फेवरेट है, वो 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं वैसे, तो वो स्टेटमेंट आपको अगर पता हो कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, तो वो आप एलिमिनेट करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप। और भी 2-3 ऐसे होते हैं तो जो हर बार ही रिपीट करते हैं। बाकी आपके करंट अफेयर वाले आप देखोगे वो भी स्टैटिक से कवर करना हो जाएगा अच्छे से।
पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, और लास्ट के जो एक हफ्ता है ना उसमें एंशिएंट मेडिवल और जो है आर्ट एंड कल्चर, उसमें ज़्यादा अपना लोड नहीं लेना है। मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ के जाना। एंशिएंट मेडिवल में इतना दिमाग आपका ख़राब करेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं, और ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वो किसी को भी नहीं आता होगा, और वो स्कोरिंग नहीं है, उससे आपकी सिलेक्शन नहीं डिसाइड होगी। आपकी सिलेक्शन डिसाइड होगी बाकी सारे क्वेश्चन से। तो एंशिएंट मेडिवल पे लोड नहीं लेना, और पढ़नी है तो बस वही तमिलनाडु की एनसीईआरटी, उसी को बार बार रिवाइज करो बस। और रहा अपना आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंह आनिया, मैंने तो वही पढ़ी थी और मुझे वही बेस्ट लगती है क्योंकि वो उसका पेज भी अच्छा है और कंटेंट भी अच्छा है। और उसमें भी ना ये नहीं नितिन सिंह आनिया कवर टू कवर पढ़ के जानी है। टेम्पल आर्किटेक्चर, पेंटिंग, यूनेस्को हेरिटेज, टेंजिबल इंटेंजिबल सारी, और उसमें वो पढ़ना। हाँ, क्लासिकल डांस देख लेना। वो म्यूज़िक पढ़ने का टाइम हो तो ठीक है, नहीं तो वो घराना वगैरह के वो याद नहीं रहते हैं, वो भूल जाते हैं, उसके चक्कर में आपका पॉलिटी का टाइम वेस्ट जाएगा। और कौन सब्जेक्ट बचा? करंट अफेयर। करंट अफेयर तो आपने तब तक कवर कर लिए होंगे क्योंकि मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे तो करंट अफेयर आप साथ साथ पढ़ते रहना। साइंस अटैक वगैरह वो तो आप करंट से ही करोगे। यही सब्जेक्ट बचे, और क्या था मैं मिस कर रहा हूँ? देखो यार, न्यूज़पेपर का क्या होता है, कई लोगों को इंटरेस्ट होता है न्यूज़पेपर पढ़ने का। मेरे को तो बड़ा बोरिंग लगता था। मैंने कोई 1 साल बड़ी मेहनत की भाई के बोलने पे न्यूज़पेपर पढ़ने की, पर मेरे से वो 1-1.5 घंटे से पहले ख़त्म नहीं होता था और मैं नींद आ जाती थी मुझे। फिर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया। फिर मुझे लगा एग्जाम में आता नहीं कुछ इससे। फिर मैंने कहा मैं PT 365 या अपने जो करंट अफेयर की जो मंथली है उसी से आता है, तो न्यूज़पेपर से कोई हार्डली कोई जो आर्टिकल आते हैं ना वो मेंस में आ सकते हैं क्योंकि कोई बर्निंग टॉपिक होगा। पर आजकल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, जैसे आपका इंस्टीट्यूट है या बाकी हैं, वो इतनी थॉरोली स्टडी करके बनाते हैं अपनी मैगजीन, तो मुझे नहीं लगता वो कोई पॉइंट छोड़ते हैं। तो अगर आपने PT 365 पढ़ी है, न्यूज़पेपर के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़, अपने न्यूज़पेपर के नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना, क्योंकि देखो अभी तो बंदा जोश जोश में डेली बना लेता है, लास्ट में हो जाएंगे वो इतने सारे। अब इतने सारे और PT 365 वो आप करंट अफेयर के लिए नहीं रिवाइज़ कर पाओगे ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो टाइम भी नहीं है और आपको स्टैटिक भी पढ़ना है, करंट भी इतना कर लिया तो एग्ज़ाम में वहाँ पे कैसे कर पाओगे, याद नहीं रहेगा। इसलिए न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाना। न्यूज़पेपर पढ़ना है, पढ़ो, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको ऑब्वियसली वैल्यू एडिशन ही होगा, नॉलेज गेन ही होगी। मैं तो क्या करता था, अपना जो ऑनली आइस के जो सुमित सर हैं, उनकी जो PW ऑनली आइस जो एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं, वो मैं तब से सुनता आ रहा हूँ जब से मेरा भाई प्रिपरेशन करता था, तो उनके साथ मैं भी बैठ के सुनता था 2019-20 से। तो अभी तक मैं वही कांस्टेंट, मेरी वही सोर्स है। मैं एडिटोरियल में खुद तो पढ़ नहीं पाता था, इंटरव्यू के टाइम मैंने पढ़े, और मैंने वो पढ़ी थी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ी थी, द हिंदू नहीं पढ़ी थी। तो और बाकी जो प्रीलिम्स और मेंस के टाइम मैंने वही फॉलो किया, एडिटोरियल डिस्कशन सर की वीडियो में डेली सुनता था, कोई नोट्स नहीं बनाए। और दूसरा उन्हीं की PW ऑनली आइस एक्सटेंडेड में आती है, वो प्रीलिम बूस्टर आता है डेली का, तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और उसमें अगर आपको कोचिंग के अलावा बता रहा हूँ मैं, आपको यहाँ पे तो अच्छा पढ़ाएंगे ऑब्वियस सी बात है, बट अगर आपको लगता है कि कुछ समझना है या डाउट है कुछ, तो आप प्रीलिम, मेरे को लगता है PW ऑनली आइस एक अच्छा सोर्स है जहाँ से आपको UPSC के रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। बाकी सब का मुझे गारंटी नहीं है, ना मैं दे सकता हूँ कि वो UPSC के रिलेटेड पढ़ाएंगे या नहीं। वो थोड़ा ना वो फैक्चुअल ले जाते हैं, JK SSB टाइप क्वेश्चन, वो नहीं। तो उसमें आप उन्हीं की जो है PW ऑनली आइस का एक्सटेंडेड वाला में पेज में करंट प्रीलिम बूस्टर, और दूसरा उनका वो वीकली आता है इकोनॉमिक्स का, तो वो बड़े अच्छे पढ़ाते हैं। ऋषभ शर्मा उनका नाम है, जो CSAT भी पढ़ाते हैं वहाँ, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स। आपको बिल्कुल मतलब जो आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर करा देंगे। तो ये है। अब और कुछ? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि CSAT तो बड़ा बॉदर करता है मेडिकल वालों को, नॉन मेडिकल वालों का भी कभी कभी हो जाता है काम खराब। अब इसमें क्या है कि CSAT के लिए पहली अप्रोच तो होनी चाहिए पैसेज में, क्योंकि मेरे बड़े भाई का भी कोई इतना मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट वो कहते थे कि मैं पैसेज से मार्क्स ले लेता हूँ। फिर मैंने कहा वो कैसे लेता जब मेरे क्यों नहीं आ रहे? तो फिर मैंने देखा कि मेरी अप्रोच थोड़ी गलत थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना उसको केस जैसे पैसेज जैसे पढ़ रहा था। केस में पैसेज बहुत इजी आता है, उसमें आपने रीजनिंग के 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किए हैं तो पैसेज आपका ठीक हो तो आपका CSAT पास है। UPSC में वो नहीं होता। वहाँ पे क्या करना है आपने कि जो पैसेज है उसमें क्या करना है, उसमें एक चैनल है UPSC वो पाठशाला वाला, और एक और भी है उसका नाम नहीं मुझे याद है, CSC मैट्रिक्स करके है वो। उसमें वो बताते हैं कि ना जो UPSC की जो की होती है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले की से थोड़ी डिफरेंट होती है, खास करके पैसेज में। और वो ना वो बहुत उनके जो ऑप्शन है वो बहुत ट्रिकी होते हैं। पहले तो आपने पैसेज स्ट्रॉन्ग करने हैं, ये 2 चैनल देखना, UPSC CSC पाठशाला और एक है CSC मैट्रिक्स, ये दोनों देखना। उन्होंने पैसेज को कैसे सॉल्व करना वो बताया है कि कैसे हम गलती करते हैं 2 स्टेटमेंट के बीच में, जो हमें लगता है कि ये होगी बट होती वो है जो पैसेज में पूछा होता है, और वो थोड़ी अनयूजुअल होती है, हमें लगता है ये नहीं हो सकता बट कभी कभी वही होती है। इस बार मैंने वो ट्राई किया और मेरा वो लग गया तुक्का, और मुझे लगता है शायद तभी मेरा CSAT पास हुआ। दूसरा रहा रीजनिंग और क्वांट का। क्वांट मेरा स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल नहीं है, तो मैं रीजनिंग वाला पार्ट पढ़ता था। जैसे अपना वो जो सिलोजिज्म वाले क्वेश्चन है जो इजीली है ना, वो लो हैंगिंग फ्रूट है, जो उनको पकड़ो, क्योंकि जैसे सिलोजिज्म हो गया और डायरेक्शन वाला जो होता है
ब्लड रिलेशन होते हैं, और वो जो सीक्वेंस वाला होता है ABB व BC वाला जो होता है, जो मतलब जो इजीली आप निकाल सकते हो ना कोई 50 सेकंड 1 मिनट के अंदर, उनको पकड़ो रीजनिंग में भी। उसके बाद लास्ट में अगर टाइम मिला तो कोई क्वांट का क्वेश्चन देख लेना, क्लॉक वाला या जैसे आपको जिसमें आप स्ट्रांग हो, तो फिर इससे मुझे लगता है कि ऐसे करके आपका CSAT हो सकता है। बाकी उस दिन वो 2 घंटे और आपका लक वो बड़ा मैटर करेगा CSAT में। बाकी तैयारी आपकी तो करनी पड़ेगी आपको खुद से। और हाँ, मैंने सोर्स जो देखी थी वो जो यही जो ऋषभ शर्मा की मैराथन उन्होंने वीडियो बनाई है CSAT के लिए, 10 घंटे की है, उसमें सारे टॉपिक उन्होंने टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है, तो वो वहाँ से आप वहाँ से भी एक बार देख लेना। PYQs ही सॉल्व किए हैं बट थोड़े इजी वे में, जिसका CSAT थोड़ा वीक है तो वो पढ़ लेगा वहाँ से, तो हो जाएगा। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी कवर हो, ठीक है। हाँ, आंसर राइटिंग है ना, वो मतलब वो बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि और बहुत बड़ा उसमें हैवी दिमाग लगाना पड़ता है, और हर पेपर के लिए आपको थोड़ी अलग स्ट्रैटेजी चाहिए। अब जैसे स्टार्ट करते हैं एसए से। एसए में यहाँ पे मुझे UPSC में तो मेंस भी मेरा फर्स्ट ही था, तो फर्स्ट टाइम ही ये काम हो गया मेरा। तो केएस के मेंस के अकॉर्डिंग में बोलूँ तो एसए में 115 के अराउंड मार्क्स मिलते हैं मेरे को। बट मुझे लगता है कि जो मैंने UPSC में एसए लिखा उसमें मैंने थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज की थी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, मैं जॉब में भी जाता था। तो मैंने जो टॉपर्स की जो आंसर कॉपी होती है ना, एक आप विजन आइस की वहाँ से ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, और कोई भी किसी से भी जहाँ पे टॉपर की कॉपी को इवैल्यूएट किया हो, ऐसे नहीं जो अपलोड की हुई है वो नहीं। उसमें क्या करना उन्होंने, और 1-2 वीडियो मैंने देखी थी, उन्होंने बताया था कि जो आपका जो मतलब जैसे एक पेज है, ठीक है, अब उसमें क्या करना, आपने एक पेज में बड़े बड़े पैसेज नहीं लिखने हैं, जो आपके पैरा है ना वो 3 होने चाहिए वहाँ पे। पहले मैं 2 लिखता था, एक पैरे में 8-8 10 लाइनें लिखता था, बट मुझे लगा शायद वो कहीं ना कुछ मार्क्स कटवाता है। तो अभी मुझे पता नहीं मेरे ऐसे में मार्क्स इस बार क्या है, बट मैंने वो फॉलो किया कि एक शीट है, यहाँ से लेके मतलब 5-6 लाइन में एक पैसेज पैरा ख़त्म किया, दूसरा यहाँ से स्टार्ट किया वो ख़त्म किया, जो बस लास्ट का जो मतलब थोड़ा सा 20% शीट बची ना, वहाँ से तीसरा पैरा भी स्टार्ट कर देना, ताकि उनको लगे कि एक शीट में इसने मल्टीपल पर्सपेक्टिव लिखे हैं और 3 पैरा लिखे हैं। ये मैंने जो टॉपर्स हैं उनकी वीडियो देख के ही सुना, और वही मैंने कॉपी किया। मार्क्स आएंगे तो पता चलेगा। तो ऐसे क्योंकि मेरा कोई इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं, मेरे को ज़्यादा फिलॉसफी भी नहीं आती थी, तो इंग्लिश भी कोई इतनी खतरनाक में लिखता नहीं था। फिर मुझे लग गया कि फ़र्क पड़ता भी नहीं है इंग्लिश आपकी कैसी है, मार्क्स वो कंटेंट के बेसिस पे ही देते हैं। और ऐसे में क्या करना है, आपके पास कोई टॉपिक है जो नॉर्मल कन्वेंशनल टॉपिक है ना, उसमें आप क्या करना कि जो सपोज वुमेन पे आता है, ठीक है, वो तो कॉमन एक चीज़ है, अगर आ गया उस पर आपको वुमेन के रिलेटेड 3 कोट्स आनी चाहिए, ठीक है, जो भी टॉपिक है 3 कोट्स याद रख लो जो नॉर्मली आते हैं। अब अगर फिलोसफिकल आ गया उसमें तो आप नहीं कर सकते, उसमें तो आपको कहानी बनानी है, वहाँ पे एनेक्डोट लिखना ही लिखना है। तो क्या करना, जो कन्वेंशनल टॉपिक है उसमें आप 3 कोट्स याद रखना, उनका रिलेटेड डेटा याद रखना। जैसे इन्वायरमेंट पे आता है कोई, मतलब जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग है, तो कोई भी क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड कहीं से भी रिलेट कर सकते हैं, है ना। अब जैसे वॉर है, वॉर को भी क्लाइमेट से रिलेट कर सकते हैं वो। तो आप क्या करना, आपके पास कोई डेटा होना चाहिए किसी रिपोर्ट का, IPCC का आता है जैसे, या जो भी UNEP का वगैरह आता है, तो उसमें क्या करना, आप उनका जो कोई डेटा है वो आपके पास 2 या 3-4 आपके पास डेटा होने चाहिए, ताकि आप पैसेज में वैल्यू एडिशन कर सको, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपकी एग्जाम्पल रिसेंटली होंगी तो ज़्यादा बेटर है। जैसे वो तुवालू वाला था, फिर उसमें वहाँ पे जो पैसिफिक के आसपास जो वोल्केनो आया था, वो टोंगा वाला, कितना ज़्यादा मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो सारी चीज़ें जो रिसेंटली होती है ना, वो याद रखना। जो वॉल्केनिक करप्शन कोई हो जाए, उससे रिलेटेड कोई कैलेमिटी आ जाए कहीं पे, तो वो एग्जाम्पल लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हो गया मतलब अपने वैल्यू एडिशन कैसे करनी है। 3 पैरा लिखना छोटे छोटे, उसके टू द पॉइंट, एक एग्जाम्पल लिखनी है वहाँ पे। एग्जाम्पल रखोगे तो मेरे को लगता है मार्क्स थोड़े मिलते हैं एग्जाम्पल के। वो हर पेपर में काम आता है। एग्जाम्पल आप चाहे एसए की लो, GS1 की लो, GS2, GS3, एथिक्स, जिस मर्जी की लो, एग्जाम्पल के बगैर आपके एग्जाम में मुझे लगता है क्वेश्चन को मार्क्स देगा कोई, वो चाहे केएस हो चाहे UPSC हो, वहाँ पे भी इशू पड़ेगा आपको। तो एग्जाम्पल आपके भी जितनी हो सकती हैं हर एक टॉपिक के साथ रखना ही रखना। ऐसे में ये अप्रोच करनी है। और मेरा क्या होता था कि जैसे मैं फिलोसफिकल ऐसे नहीं चूज़ करता था, क्योंकि मुझे पता है मेरा वो स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं है। मैं कन्वेंशनल पकड़ता था कोई भी, जैसे भी उन्होंने इनडायरेक्टली पूछा होता है। और उसमें क्या करता था कि मैं स्टार्ट में कोट से स्टार्ट किया, और दोनों ऐसे में 2 एनेक्डोट नहीं डालने कभी स्टार्टिंग में। एक में आप किसी कोट से या डेटा से स्टार्ट करो, दूसरे में एनेक्डोट डाल दो। ऐसे अगर दोनों डालोगे तो फिर सोचेंगे कि इस बंदे ने सेट पैटर्न डिसाइड किया, वो रटा मार के आया। तो मुझे लगता है वो टॉपर भी यही बोलते थे, मैंने भी वही फॉलो किया, शायद काम कर गया होगा। तो और केएस में जहाँ मुझे मार्क्स मिले हैं वो 115 118, तो मुझे लगता है वहाँ पे मैंने ऐसे ही फॉलो किया था, तो वो डिसेंट मार्क्स हैं, उसमें ठीक है। वो आप वो फॉलो करोगे तो आपका हो जाएगा ऐसे का। बाकी आपका GS1 है। GS1 तो यहाँ बहुत ट्रिकी आता है, UPSC में भी टफ तो आता ही है, बट ऐसा है कि UPSC में थोड़े से क्वेश्चन आपको ऐसे आते हैं जो समझ आएँ। यहाँ पे तो आजकल वो स्टेट की हिस्ट्री भी पूछने लग गए हैं, आर्ट एंड कल्चर यहाँ का भी पूछने लग गए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा आता है GS1 का पेपर, और मार्किंग भी थोड़ी डिफिकल्ट होती है, यहाँ पे कम मार्क्स मिलते हैं। उसको आप पढ़ना करंट अफेयर में। GS के लिए क्या रखना कि
जो आपके करंट अफेयर में टॉपिक है वो तो आपको सारे आने चाहिए, क्योंकि वो आपके फ्री के मार्क्स हैं, क्योंकि आपको पता है ये 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। जैसे वक्फ का था, यहाँ पे इस बार आया ही वक्फ। फिर जैसे वो कॉप की होती है मीटिंग, तो यहाँ पे कॉप का भी क्वेश्चन आ गया था। यूपीएससी में थोड़ा इस बार मेंस का थोड़ा टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन थे, समझ में नहीं आ रहे थे GS 2 में खास करके कि वो क्या पूछ रहे हैं। तो GS 2 में आपने ये रखना, तो इसमें हाँ GS 2 में आएगा जजमेंट है, जजमेंट। अब आपको कहीं यूट्यूब में आप देखोगे कोचिंग वाले वो बोलेंगे ये 20-30 जजमेंट याद कर लो, उतनी याद भी नहीं रहती हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा वो आपने कहाँ यूज़ करनी है कोड। आप पढ़ के जजमेंट आप पढ़ के तो चले जाओगे घर से, पर वहाँ पे जब एग्जाम में यूज़ करने की बारी आएगी, टाइम आपके पास कम है, कंटेंट आपके पास है नहीं, क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ पे आपको याद भी नहीं आएगा कि ये वाली जजमेंट यहाँ लिखनी थी, घर आके पता चलेगा। तो इसलिए क्या करना कि जो जजमेंट है वो उतनी ही रखना जो एक केस के रिलेटेड 1 या 2। अब जैसे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके लिए 2 हमें पता है, सरला मुदगल शाह बानो ये पता है। अब जैसे वो अपनी ट्रांसजेंडर वाली हैं उसकी 2 वो हैं, वो नवतेज सिंह जौहर वाली और एक कोई और है, मुझे हाँ याद नहीं आ रहा। तो वो मैंने एक क्या किया था, मैंने कॉपी में लिख के रखी थी जो जजमेंट होती हैं, कम से कम कोई 15 तो वैसे ही वो आती है जो फेडरल रिलेशन में आती है, वो SR बुमाई वाली और 2-3 और आती हैं। फिर आप अगर उसमें क्वेश्चन एक आया भी था मेरे ख्याल से, वो हर बार ही आता है फेडरलिज्म के रिलेटेड। अब वो LG और CM की टसल तो हर जगह चल रही है, तो वो क्वेश्चन आता ही है। उसमें मुझे याद है केरला वाला ही एग्जाम्पल भी थी एक जजमेंट की, और जो तमिलनाडु वाला भी था, LG वाला दिल्ली का भी था। तो वो एग्जाम्पल अगर आप लिख दोगे तो मुझे लगता है वो ठीक रहेगा। तो दूसरा GS 2 में तो जजमेंट है। उसके बाद और क्या आता है उसमें, अब हाँ ये आप याद रख लेना, GS 1 में सोसाइटी के जो नोट्स हैं उनको आप फॉलो करो। किसी के भी टॉपर के मैंने जो फॉलो किए थे तो वो थे अपना ऋषिकेश रेड्डी जो टॉपर थे, वो UPSC के, वो पता नहीं कौन से साल के हैं, उन्होंने इनसाइट साइज पे अपने नोट्स सारे अपलोड किए हुए थे सभी सब्जेक्ट के। पर मैंने जो फॉलो किए थे एक थे GS 2 के और GS 1 सोसाइटी के, और वो बड़े कंसाइज नोट्स है और उससे मोटा मोटा सारा कवर हो जाता है। बाकी आप अपने मेंस की जो PDF आएगी उससे देख लेना, ठीक है। GS 3 आ गया। GS 3 में आप क्या करना कि इन्वायरमेंट जो है वो करंट से आएगा क्वेश्चन मोस्टली। डेटा आपके पास होना चाहिए और आपके पास एग्जाम्पल होनी चाहिए रिसेंटली। इन्वायरमेंट के रिलेटेड तो डिजास्टर आते हैं और हमारे ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पे साइक्लोन भी आते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इनको याद रखना। आप क्या करोगे कि जो ज्योग्राफी जब पढ़ोगे ना GS 1 के लिए, तब आप जो GS 3 के जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले टॉपिक होंगे उनको भी पढ़ लेना। कभी कभी वो ओवरलैप करते हैं तो GS 1 में आ जाते हैं। आपने सोचा होता है मैं GS 3 के पेपर से पहले रात को पढ़ूंगा, तो वो GS 1 में आ जाता है, फिर आपको तब रिग्रेट होता है कि पढ़ लिया होता तो शायद ये 2 पॉइंट में एक्स्ट्रा लिख लेता। तो वो आप ऐसे कर लेना, जो ओवरलैप करते हैं वो चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना। अब जैसे GS 4 है, अब जो एग्जाम्पल आप GS 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए यूज़ करोगे वो GS 4 में भी लग जाएंगी। खास करके वुमेन की होगी, जो सोसाइटी का पार्ट होगा वो तो एथिक्स में आएगा ही आएगा आपको कोई ना कोई कोड, तो वहाँ पे हो जाएगा। GS 3 में ही आपको यही रखना है, साइंस एंड टेक करंट से ही पढ़ना सारा। वो जो इकोनॉमिक्स है उसके रिलेटेड ना क्वेश्चन ज़्यादा वो आते हैं, एनालिटिकल टाइप आते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो लिख देंगे एक चीज़ तो बोलेंगे GST क्या होता है, GST के बताओ आप क्या, कौन से कितनी रेंज है क्या नहीं, वो सिर्फ नहीं पूछेगा। वहाँ वो थोड़ा उसको एनालिटिकल वे में पूछ लेते हैं कि जैसे अब जैसे करेंसी हमारी डिप्रिशिएट हो रही है, वो उसके लिए पूछ लेंगे कि ये इससे क्या प्रॉब्लम होगी, या एक स्टेटमेंट देंगे, वो बोलेंगे एनालाइज करो, क्रिटिकली एनालाइज करो, डिस्कस करो जो भी है। तो आपको वो थोड़ा एनालिटिकल वे में पढ़ के जाना है। ये करेंसी डेप्रिसिएशन हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें आप गप नहीं मार सकते। सोसाइटी में आप गप लिख सकते हो, GS 2 में भी कहीं ना कहीं लिख लोगे, पर इकोनॉमिक्स में आप गप नहीं लिख सकते, ना ही आप साइंस एंड टेक में गप लिख सकते हो। सॉरी सर आपका हमने टाइम ले लिया। हाँ ठीक है। तो GS 3 का ये रखो। अब आगे GS 4 का। अब उसमें क्या है कि एक तो आती हैं वो 13-14 आती हैं कोर्स जो 10-10 मार्क्स के होते हैं, बाकी 6 आती हैं केस स्टडीज़। अब आपको क्या करना है, पहले जो कोर्स का पढ़ते हैं, कोर्स वाले में मुझे प्रॉब्लम होती थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि उस पर लिखूँ क्या, कि वो किस कंटेक्स्ट में पूछ रहा है वो आदमी। उसमें क्या करना कि आपने प्रैक्टिस करनी है, टॉपर की जो आंसर कॉपी होती है ना कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वो वहाँ पढ़ना। बाकी यहाँ पे भी तो आपका कंटेंट इवैल्यूएट तो होगा ही, तो आपको आइडिया लग जाएगा, यहाँ पे तो टीचर बता देंगे आपको। बाकी अगर आपको कोई डाउट भी हो, टॉपर की कॉपी डाउनलोड करो, देखो उसमें क्या लिखा है। अगर कोट आई है कोई, मतलब सपोज करो कंपैशन के रिलेटेड है, किसी मदर टेरेसा की कोई कंपैशन की उन्होंने कोट डाल दी है, तो आपको बोलेगा कि लिखो। आपको मुझे लगता है कि आपको एथिक्स में क्या करना पड़ता है उस कोर्ट में, कि एक सिविल सर्वेंट का पर्सपेक्टिव डालना वहाँ पे, कि ये जो कोर्ट है ये सिविल सर्विस में कैसे काम आएगी। क्योंकि मेरा यहाँ पे मेरे 2 में जो मैंने केस में दिए हैं, उसमें एक में 128.5 थे और दूसरे में 122-123 मार्क्स। तो मुझे लगता है वो मेरे को ठीक लगा, वो उसमें मेरे को लगता है मार्क्स मिल जाते हैं ऐसे, अगर आप कोर्ट को एक्सप्लेन करोगे कि सिविल सर्वेंट के लिए ये कोर्ट कैसे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद उसके साथ जो भी आप सपोज करो जो वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब 5 आपके पास पॉइंट नहीं भी है, बट अगर आपके पास 4 पॉइंट है तो उसमें आपने चारों में एग्जाम्पल डाल दिया है, छोटी सी कोई भी, तो मुझे लगता है आपको मार्क्स मिल जाएंगे उसमें अच्छे से। कंक्लूड तो करना ही है, इंट्रो में उसकी डेफिनेशन लिखना
नहीं है तो, और इंट्रो कभी भी 5-6 लाइन की नहीं लिखनी है, कभी भी 2-3 लाइन में ख़त्म करनी है। डेफिनेशन आती है तो बहुत अच्छी बात है, और जब आप डेफिनेशन लिखते हो उसके साथ भी एग्जांपल लिख देना, ताकि एग्जामिनर को पहले ही पता चल जाएगा कि ये जो बंदा है इसको पता है कि इसकी एग्जांपल क्या है, ये सब कंटेक्स्ट समझ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ। फिर उसके बाद आप पॉइंट लिखोगे, आपने 4 पॉइंट लिखे, कोई बात नहीं, सफिशिएंट है, आप चारों एग्जाम्पल देना, ठीक है। जैसे मैं अपने सीनियर हैं जैसे डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, मैं उनके एग्जाम्पल लिखता था, उन्होंने रिजौरी में बड़ा अच्छा काम कराया था। अब जैसे वो अभी वो आर्मस्ट्रांग पाम में जो है जिन्होंने रोड बनाई थी मणिपुर में लोगों से चंदा इकट्ठा करके, तो ऐसे लोगों की जो सिविल सर्वेंट की जो आप अगर मोटिवेटिंग जो मतलब एग्जांपल लिखोगे ना, तो आपको मार्क्स मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा। आप पुरानी अगर हम गांधी जी की हर बार डाल दें, सुभाष चंद्र बोस की हर बार डाल दें, मुझे लगता है वो थोड़ा क्लीशे हो जाता है, मार्क्स थोड़े कम मिलते हैं। तो करंट की एग्जाम्पल आपको हर पेपर में काम आएगी, वो आपके लिए मतलब गोल्ड है। आप एक नोटबुक में उनकी एग्जाम्पल के लिए एक लिख लो, एक जजमेंट लिख दो और कोट्स लिख दो, आपका एसए, जीएस और एथिक्स कंप्लीट हो जाएगा, इसमें आपकी वैल्यू एडिशन हो जाएगी। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन वो केस स्टडी, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है और सबसे ज़्यादा टाइम भी लगता है, और एग्ज़ाम में GS4 का पेपर कंप्लीट करना सबसे बड़ा टास्क ही वही है। मार्क्स तो बाद में मिलेंगे, पहले कंप्लीट करना ही बहुत बड़ा टास्क है, हाथ में मतलब दर्द होने लगती है उस टाइम पे। तो उसमें क्या करना आपने, जैसे लोग बोलते हैं कि स्टेक होल्डर कभी लिखो कभी नहीं लिखो, मैं क्या करता था, मैं स्टेक होल्डर हर केस स्टडी में लिखता था, चाहे क्वेश्चन में पूछे हैं नहीं पूछे हैं मेरे को कोई पता नहीं, मैं केस स्टडी पढ़ता था, केस जो पढ़ते टाइम ही जो उनके जो स्टेक होल्डर हैं उनको अंडरलाइन करता था। जैसे हमें बोल दिया कि आप DC हो, पकड़ लिया कि मैं भी हूँ एक स्टेक होल्डर, फिर आगे जो ट्राइबल हैं, फिर आगे डेवलपमेंट का, फिर उसमें आ जाएगा कि पॉलिटिशियन जो है वो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं नहीं बनाना चाहते, करप्शन का केस है, कुछ भी है, फिर उनको स्टेक होल्डर डाल दिया। लास्ट में मीडिया को एज ए स्टेक होल्डर रखनी है और एक सोसाइटी, ये 2 स्टेक होल्डर आपने करनी है। ऐसे आपके 5-6 स्टेक होल्डर तो हर आ जाएंगे। उसमें क्या होता है कि आपकी जो शीट है ना वो भी फिल हो जाती है, क्योंकि स्टेक होल्डर आप जैसे मर्जी लिखो, बॉक्स बनाओ, एरो दो, जैसे भी करो, थोड़ा सा एरिया कवर हो जाता है, शीट खाली भी नहीं रहती, कंटेंट भी कम लिखना पड़ता है और पेपर भी कंप्लीट हो जाता है। स्टेक होल्डर पक्का लिखना, पूछे हो ना पूछे हो। दूसरा, अब उसके बाद आपने क्या करना ना, जो जब आप पैसेज पढ़ोगे उसके साथ क्या करना, जो 2-3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे होते हैं, ठीक है, उसमें कभी पूछते हैं कि डायलेमा बताओ, और कभी पूछा होगा आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, या 2-3 जो होंगे, ठीक है। अब उसमें क्या करना, जब आपके एथिकल डायलेमा है वो आपने घर से ही 5-6 आपने याद करके जाने, क्योंकि हर जगह तो सेम नहीं। अब जैसे करप्शन और ड्यूटी है, वो हर जगह तो नहीं आएगा, कहीं हम किसी और चीज़ की बात करें वहाँ पे लिखेंगे तो वो ऐसे अजीब लगेगा। वो लिखना 5-6 आपके पास एथिकल डायलेमा होने चाहिए, दिस वर्सेस दिस, वो आपके 2 या 3 आपने लिख देने हैं, ठीक है, वो आपका वो पार्ट जो है छोटा सा वो एड्रेस हो जाएगा। अब दूसरा आता है उसके बाद आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। कोर्स ऑफ एक्शन पे डायरेक्टली कोर्स ऑफ एक्शन पे कूदना ही नहीं है, 3 हमने स्टेटमेंट देनी है, 3 कंडीशन देनी है। पहली कंडीशन देनी है बहुत वेग, मतलब कि जो 2 एंड होते हैं ना एक्सट्रीम वाले, एक तो होगा कि हाँ जिसमें आएगा कि आपका सीनियर करप्शन कर रहा है, आपने करने देनी है नहीं करने देनी है। एक आपने बोला हाँ मैं तो करने दूंगा, मेरे को कोई इशू नहीं है, फिर आपने लिख देना कि आई वुड नॉट अडॉप्ट दिस जो भी है। फिर उसके मेरिट लिखने हैं, मेरिट उसका एक आधी लिखना, डीमेरिट लिखने 2-3, ठीक है। फिर दूसरी आपने लिखना कि जैसे ओके पहले बोला करने देना, दूसरा बोला नहीं मैं अभी कंप्लेंट कर दूंगा, जो भी एक्शन लूँगा, वो भी एक्सट्रीम हो जाता है। एक ये वाला एक्सट्रीम, एक लेफ्ट एक राइट। आपने फिर तीसरा वाला जो लिखना है उसमें लिखना कि आपका मिडिल पाथ क्या होगा, जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन होगा। फिर आपने लास्ट में लिखना भी है कि मैं इसी ऑप्शन को चूज़ करूँगा। तो उसके बाद फिर लास्ट में अगर उसका जो 4th पार्ट कोई पूछा होगा उसको एड्रेस करना। मोस्ट प्रॉब्ली यही चीज़ें पूछते हैं, कोई एक का स्पेसिफिक उस केस स्टडी के रिलेटेड पूछा होगा तो उसको एड्रेस करना। और जैसे A-B-C में उन्होंने पूछा होता है तो A लिखना, उसको सर्कल करना, उसको लगे कि A पार्ट को आप एड्रेस कर रहे हो। फिर B वाले के बारे में लिखो कि B वाले को सर्कल करना ताकि पता चले। और जब आप हेडिंग लिखोगे किसी भी क्वेश्चन में आंसर राइटिंग में, उस हेडिंग को बॉक्स में डालो। नीचे आपने क्या लिखा है वो कोई नहीं पढ़ेगा, उस बॉक्स में जो हेडिंग है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हेडिंग पढ़ के टिक मारेगा एग्जाम में, उसको बड़ी कॉपी चेक करनी है। और जो मैं गलती करता था, मैंने इवैल्यूएशन अपने भाई से ही करवाई थी, तो मैं क्या करता था, जैसे मैंने टॉपिक लिख दिया कि अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, अब मैं उसको एक्सप्लेन भी करता था, फिर मैं एग्जाम्पल भी लिखता था। 7-8 लाइनें तो मेरी एक पॉइंट में लग जाती थी। फिर मुझे बताया कि ये नहीं करना है, फिर मैंने टॉपर्स की कॉपी देखी, फिर मैंने देखा कि इसको एक्सप्लेन करना ही नहीं है, सीधा लिख देना कि दिस विल प्रमोट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जो भी है ऊपर ही लिख देना, ये उसको बॉक्स में डालना है, फिर सीधा एग्जांपल लिखनी है। नीचे एक्सप्लेन करने के चक्कर में आपका एक पॉइंट रह जाता है। और अगर आपके पास पॉइंट है 4-5 और आपने हेडिंग लिखी अच्छी, बॉक्स में डाली और नीचे एग्जांपल दे दी, तो मुझे नहीं लगता आपके मार्क्स कोई काटेगा, क्योंकि उनको एग्जांपल चाहिए, कंटेक्स्ट चाहिए, बीच में कहानी हम क्या लिख रहे हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उनके पास टाइम है इतना। तो एथिक्स का ये हो गया मोटा मोटा। अब आपका ऑप्शनल तो सबका अलग है, मेरा वेटनरी साइंसेस था तो वो तो बहुत वास्ट होता है, वो डिफ़िकल्ट तो आजकल सभी आते हैं। एक पेपर मुझे यहाँ पे जैसे लगता है, एक पेपर थोड़ा मॉडरेट होता है, एक पेपर जो है वो बहुत मुश्किल होता है, चाहे पेपर 1 हो 2 हो, वो देख लेते हैं अपने हिसाब से। वैसे ही यूपीएससी में भी मुझे लगा। तो ऑप्शन में तो यही है कि मोस्टली जैसे होता है कि PYQs आपने सारे पढ़ के जाने हैं वो ऑप्शन में, और आपका सिलेबस। ऑप्शन में मुझे लगता है कि सिलेबस से आप बाहर जाओ तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। सिलेबस जो है ना वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में भी, GS में भी।
आपने सिलेबस जब भी मेंस की तैयारी करनी है ना, सिलेबस सामने रख के ही करना है, क्योंकि फिर आप ना बहुत डाइवर्ट हो जाते हैं हम लोग, फिर अलग अलग फालतू चीज़ें पढ़ते हैं, तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं है आपको रिवाइज, और मेंस में तो बिल्कुल टाइम नहीं होता रिवाइज करने का। आपको लास्ट में सिर्फ 10-15 पेज ही मिलेंगे, क्योंकि आप एक दिन में 2 पेपर अगर लिख के आओगे, शाम को आपकी बैक भी दर्द कर रही होगी, हाथ भी दर्द कर रहे होंगे और आपका दिमाग भी दर्द कर रहा होगा, तो शाम को आपको हार्डली कोई 1-2 घंटे मिलेंगे उसको रिवाइज़ करने के लिए। आपने वही चीज़ें लिखनी है जो आपको उस टाइम पे आपको बस चाहिए रिवीजन के लिए या वैल्यू एडिशन के लिए। एग्जांपल पढ़ ली उस दिन, डेटा पढ़ लिया, मैं तो वही करता था, जैसे एग्जाम के बाहर बैठे हैं आधा घंटा, तो मैं डेटा पढ़ता था उस टाइम पे, ताकि अगर पॉइंट नहीं भी आया, कहीं क्वेश्चन ऐसा आ गया बाउंसर, तो कम से कम उधर डेटा तो लिख के आऊँगा, तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। गप तो मारनी पड़ती है जब नहीं आता हो, खाली कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, पेपर पूरा भर के आना, चाहे क्वेश्चन आता हो नहीं आता हो, कोई वो हमारी सिरदर्दी ही नहीं है, वो एग्जामिनर की सिरदर्दी है। हमने पूरे सारे क्वेश्चन पूरे भर के आने हैं, शीट पूरी भर के आनी है, और पॉइंट लिखने हैं, 3-4 पॉइंट लिखने ही लिखने, चाहे आगे पीछे घुमा घुमा के जैसे मर्जी, वो हमने लिखने ही पड़ेंगे। और क्योंकि खाली छोड़ोगे तो 0 मिलेगा, 2-3 पॉइंट भी लिखोगे तो 1-2 नंबर तो मिलेंगे ना, तो कभी कभी आपको सिलेक्ट होने के लिए कभी 1 मार्क्स भी चाहिए होता है, तो मेरे ख्याल से वो ज़रूरी रहता है पेपर पूरा कंप्लीट करना। और हाँ, एक और चीज़ जो मैं कहूँगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स थी, वो मैंने किसी टॉपर से ही मैंने सुनी थी यूट्यूब पे। वो कह रहे थे कि जैसे आप एग्जाम में जा रहे हो, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, अब लास्ट डे में क्या होता है कि करंट अफेयर आपके पास सारे पढ़ने का टाइम नहीं होता, आप फोटो ले लो उसका। सपोज करो आपको जो है ना क्वांटम में जो उसकी जो बीच में टेक्निकलिटी आपको भूलती है क्वांटम टेक्नोलॉजी की, उसका फोटो ले लिया, एक फोल्डर बना लिया गैलरी में अलग से, कोई लास्ट का जो 1 दिन है करंट अफेयर के लिए रखना, उसमें कोई सपोज करो 200-300 फोटो हैं सिर्फ, वो फोटो फटाफट रिवाइज हो जाती हैं। अगर आप पूरी मैगजीन पढ़ने जाओगे ना तो आपके पास टाइम नहीं, आप 1 महीने की मैगजीन कवर करोगे, और ऐसे आप वो टॉपिक का फोटो लोगे जो आपको भूलते हैं बार बार, ठीक है, तो आप उनको 200-300 फोटो को पढ़ के जाओगे, आपकी आंखों की आगे निकल जाएगा ना, तो कल अगर आपको एलिमिनेट भी करके आंसर पे पहुंचना हुआ तो ना बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये रखना, ये मैंने इसके लिए भी किया था, और इस बार ही मेरे पास मेंस के लिए ज़्यादा टाइम तो था नहीं, तो मैंने जो टॉपिक पढ़े थे उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था या फोटो सेव किए थे गैलरी में, और लास्ट में रात को मैं 1 घंटा लगाता था, सिर्फ वही फोटो देखता था, बाकी मेरे अंदर हिम्मत तो थी नहीं वो इतना, क्योंकि बहुत थक जाते हो आप शाम तक, सुबह आपको उठ के जाना भी, और नींद पूरी नहीं की आपने, तो मेंस वाले दिन आपका वहाँ पे कुछ ना कुछ कबाड़ा तो होगा पक्का, क्योंकि या तो आप पेपर पूरा नहीं कर पाओगे, या तो आप मतलब फेडअप हो जाओगे, बोलोगे छोड़ो मेरे को कुछ नहीं पता, मैं बस ख़त्म करूँ घर जाऊँ यहाँ से, वैसा नहीं होगा। तो इसलिए नींद पूरी करके जाना, 4-5 घंटे तो मिनिमम सो लेना, बाकी 2-3 घंटे भी वो रिवाइज़ करोगे फोटोज़ वगैरह, तो अगले दिन होपफुली ऊपर वाले ने साथ दिया तो सब हो जाएगा। बाकी अब बहुत सारी चीज़ें वो ऐसे से याद नहीं आएंगी आपको, आप भी बोर हो जाओगे, आपको भी नींद आएगी, तो कभी कुछ होगा तो मैं शेयर कर दूँगा। आप सारे